अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ बहुत सारी बातें हैं जो हैदर भाई से करेंगे। इनके ट्विटर पे हम देखते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये एक आध शो के सिवा टीवियों में हमें नजर नहीं आते। ये भी आज इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। जी सलामकुम सर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, थैंक यू सो बिल्कुल मच। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हैदर भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक साल हो गया था। जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, और बड़ा उनको जाहिर है प्रेशर था। उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन क्या कामयाब होगा ये लॉन्ग मार्च? देखिए, पीटीआई जितना इंतशार का अंदरूनी तौर पे इंतशार का शिकार हो गई है, तो जब तक ये अपने आपस के इख्तिलाफात को खत्म नहीं करते, मतलब एक पीटीआई के अंदर कम से कम इस वक्त 50 ग्रुप्स होंगे जो काम कर रहे होंगे, और जब तक ये आपस के इख्तिलाफात को खत्म नहीं करते तो ये लॉन्ग मार्च क्या, ये शॉर्ट मार्च में भी कामयाब नहीं हो सकते। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सलमान अकरम रजा साहब की एक सेनेटर साहिबा के साथ बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। इसके अलावा केपी में तो रोजाना ही इस बुनियाद पर इख्तिलाफात इनके इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि रोजाना ही एक नई खबर आती है। उसके बाद इनके जो असल में जो पीटीआई जिन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ कहती है, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उनकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आपस में जो आजकल तकरार चल रही है वो भी दुनिया देख रही है। तो जाहिर है वो लोग भी सोहेल आफरीदी के इस ऐलान के बाद नहीं चाहेंगे कि सारा शो ही सोहेल आफरीदी लूट के ले जाए। वो पहले ही सोहेल आफरीदी के खिलाफ इतनी बातें करते रहे। पीटीआई के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजीर आला बनने के तीन तीन चार चार उम्मीदवार मौजूद हैं। झगड़ा साहब हैं, आतिफ साहब हैं, इसके अलावा सोहेल आफरीदी साहब के साथ भी जो लोग रहते हैं वो भी वजीर आला बनने के उम्मीदवार हैं। तो वो सारे लोग नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक ऐसा अमल हो जाए जिसकी दुनिया तारीफ करे। तो इस लॉन्ग मार्च को पीटीआई के अंदर से कामयाब बनाने वाले लोगों में से ज्यादा तादाद नाकाम करने वालों की है, और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी सूरत में ये अमल किसी भी तरीके से कामयाब हो, और वक्त इसको साबित कर दे। जी। ठीक है। चलिए, मुझे लगता है वो सुहेल अफरीदी खुद भी नहीं चाहेंगे मार्च लॉन्ग मार्च कामयाब हो, क्योंकि पहले वो कहा करते थे कि लॉन्ग मार्च इमरान खान की रहाई के लिए है। अब कह रहे हैं रसाई के लिए है, और अगर रसाई मिल गई तो लॉन्ग मार्च खत्म। देखिए, सोहेल आफरीदी पे जितना दबाव आ चुका था पीटीआई के अंदर से, ये जितनी भी ग्रुपिंग हुई है, और उन पे मुसलसल ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि आप पीटीआई के वजीर आला नहीं हैं, आप शायद इस्टेब्लिशमेंट के वजीर आला हैं और आपने कोई डील कर ली है जिसके बाद आप आए। तो सोहेल आफरीदी को इस तरह का ऐलान करना था, इस तरह का एक स्टेप उठाना था कि जिससे लगे कि जी सोहेल आफरीदी जो पीटीआई के लोगों की बात है उसको मान रहे हैं या सुन रहे हैं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि सोहेल आफरीदी ना इस पोजीशन में है कि वो लॉन्ग मार्च कर सकें, और ना वो चाहेंगे कि लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि लॉन्ग मार्च अगर वो जिस तरह ऐलानात करते फिर रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से, जिस तरह की बातचीत करते फिर रहे हैं, जिस तरह के टेलीविजन इंटरव्यूज में बात करते फिर रहे हैं, अगर वही सब कुछ वो करना चाह रहे हैं तो फिर उनको भी अच्छी तरह इस चीज का एहसास होगा कि उन सब चीजों की कामयाबी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। पाकिस्तान जिस जगह आकर खड़ा हो गया है, पाकिस्तान जिस 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 हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जिस जगह खड़ा है, उनकी कामयाबी का मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह का कोई इम्कान है। तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि वो खुद भी ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये लॉन्ग मार्च उन्हें करना ही नहीं पड़े। और हाँ रह गई बात रहाई की और रसाई की, तो रसाई तो बहुत आसान है जब आप कानून के दायरे में रह के रसाई मांगते हैं। जब आप कानून को तोड़ के रसाई मांगेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगी। आप अडियाला पे हमलावर होने जाएंगे तो आपको रसाई नहीं मिलेगी। अगर आप मुलाकात करने के पर्पज से जाएंगे तो मिलेगी। जी। बिल्कुल मिलेगी, सही कह रहे हैं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब ने दावा किया कि उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया हामिद मीर साहब के साथ, तो रियासत की तरफ से इंटरव्यू को रोकने का दबाव था, लेकिन हामिद मीर साहब ने चला दिया। क्या ऐसा होता है कि रियासत अगर दबाव डाले कि नहीं चलाना, और कोई भी एंकर वो इंटरव्यू चला दे? देखिए, रियासत अगर दबाव डाले इंटरव्यू नहीं चलना, तो यही हामिद मीर साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब का भी इंटरव्यू किया था जब वो अपोजिशन में थे, लेकिन वो नहीं चला था। आसिफ अली जरदारी साहब का जियो टीवी इंटरव्यू नहीं चला पाया था। आसिफ अली जरदारी साहब से तो ज्यादा बड़ा सियासी स्टेचर नहीं है ना सोहेल आफरीदी साहब का। तो जब जियो वहां पर दबाव बर्दाश्त कर नहीं ले सका और उन्होंने इंटरव्यू जो है वो नहीं चलाया, तो सोहेल आफरीदी के लिए जियो कहां से ये दबाव इस तरह का ले सकता है? ये बिल्कुल एक अपने आप को एक ऐसे फिगर बना के पेश करना है कि जी मेरे खिलाफ तो सब कुछ है, और मैं बड़ी हिम्मत करके यहाँ तक पहुंचा हूं, और मुझे अब इंटरव्यू जो मेरा हुआ है वो अगर जियो पे चल गया है तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। जी। सही, बिल्कुल ठीक है। ये बात तो ठीक है, अगर वो ना चाहे तो कहां से चल सकता था, लेकिन चले। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं जरा दूसरी तरह से करूं
कि उनके तो 3-4 इंटरव्यू चल गए हैं, तो इसका मतलब है चलवाने वाले उसके इंटरव्यू कहीं खुद तो नहीं चलवा रहे। नहीं चलवाने वाले, देखें बात ये, इस एंड ऑफ द डे सोहेल आफरीदी एक सूबे के वजीर आला तो है ना, जी बिल्कुल है। और वो भी पाकिस्तान का है, और उस सूबे को वो तमाम कानूनी हुकूक भी हासिल हैं जो पाकिस्तान के दीगर सूबों को हासिल हैं, उनके वज़राए आला को हासिल हैं, उनके हुक्मरानों को हासिल हैं। तो सोहेल आफरीदी बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा टेलीविजन पे चाहे तो रोज आ सकते हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर सोहेल आफरीदी एक बागी बनकर और ये कहें कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए ये कर दूंगा और मैं इमरान खान की रिहाई के लिए वो कर दूंगा, और इस तरह की धमकियां अगर देने की कोशिश करेंगे या इस तरह की जबान इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, तो वो चाहे सोहेल आफरीदी हो चाहे इमरान खान हो, वो टीवी पे नहीं आ सकते। हाँ, बतौर वजीर आला सोहेल आफरीदी आए, अपने सूबे के मुतालिक बात करें, अपने सूबे में दीगर कामों के मुतालिक बात करें, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। शानदाना गुलजार साहबा ने एक इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि पीटीआई के वकला और दीगर पीटीआई के कैदियों के 90 करोड़ रुपए, जो 50 करोड़ रुपया शायद एक था और 40 करोड़ रुपया पहले था, जो कैदियों की रिहाई के लिए भेजा गया था अमेरिका से, वो डकार मार गया। इसमें क्या हकीकत है, क्या ऐसा है कहीं किसी जगह पे? देखिए, इनके आपस के, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहा था, इनके आपस के इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं कि ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहते हैं। हो सकता है 90 करोड़ नहीं हो, 9 करोड़ रुपए ही हो, लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं तो वो कहते हैं ना, धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना कुछ तो पैसे खाए होंगे इन लोगों ने, जो भी बुकला हैं या जो भी पीटीआई के दीगर रहनुमा हैं। जब ही शानदाना गुलजार, जो इनकी बहुत, इनके शानदाना के वालिद भी एमएनए थे पीटीआई के, फिर शानदाना एमएनए इतने अरसे से और बड़ी एक्टिव एमएनए रही हैं, इमरान खान साहब की बड़ी करीबी साथी रही हैं। अगर वो ये बात कर रही हैं तो जाहिर है कोई ना कोई तो इसके अंदर सच्चाई होगी ना, कि ये लोग जो बाहर से पैसा आया किसी भी हवाले से, चाहे कैदियों के नाम पर आया हो चाहे पार्टी फंडिंग के नाम पर आया हो, उसमें इन लोगों ने हेरफेर की है, तो 100% ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। देखना ये कि उसका नंबर क्या है, क्या 90 करोड़ है या 9 करोड़ है, लेकिन होगा जरूर। जी मोहसिन नकवी के निजाम को लेकर बयान बनाया और पीटीआई ने एक बयानिया बनाया शादियाने बजाए। क्या उस बयान में कुछ ऐसा था कि उस पे ये सब खुशियां मनाई जाती और प्रोपेगेंडा किया जाता? पीटीआई बेसिकली देखें, पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है, पीटीआई को रोजाना की बुनियाद पर एक एक्टिविटी चाहिए अपनी पार्टी को जिंदा रखने की। जी। पीटीआई को रोजाना की बुनियाद पर, कल आपके मुतालिक कोई खबर आ जाएगी, सारा दिन उसके ऊपर भी ढोल पीटते रहेंगे। उनको रोजाना की बुनियाद पर कोई एक्टिविटी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने जो बयान दिया निजाम के हवाले से, वो उन्होंने बाद में कई दफा उसको एक्सप्लेन भी किया कि वो क्या बात करना चाह रहे थे, और वो ऐसा एक उनकी थॉट थी जिसके ऊपर बाकी दोनों जमातें, जो हुकूमती जमातें हैं, वो भी राजी हैं कि इस तरह का पाकिस्तान में वाकई कुछ निजाम के हवाले से तब्दीली आना चाहिए, जिससे ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट तक आवाम को सहूलतें दी जाएं। लेकिन वो पीटीआई को एक्टिविटी एक चाहिए, तो उसने एक दिन की वो एक्टिविटी बना ली, और दूसरे दिन फिर वो, उनको अंदाजा हो गया कि वो जिस चीज पे शादियाने बजा रहे थे, दरअसल वो उनके लिए जो है वो शादियाने बजाने की जगह नहीं थी। बिल्कुल सही। जी अच्छा, उसमें एक नए यूनिट बनाने की बात थी, शायद पाकिस्तान की हर जमात मान जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान जाएगी सिंध के 2 या 4 यूनिट बनाने पर सर? देखिए, डिपेंड करता है कि सिंध एक बहुत बड़ा सूबा है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, काफी शहर हैं, और इंटीरियर सिंध से आने वाले जो लोग हैं वो कराची तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि कराची आना आसान नहीं है। जाहिर है आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है। तो अगर उन्हीं के शहर के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए जाएं, और उन्हीं के शहर के अंदर वो सारी सहूलतें उनको मैसर हों अपनी जो जो वो अपने काम कराना चाहते हैं उसके हवाले से, उन्हीं के शहर के अंदर मुयसर हो, तो एक तो उनका खर्चा भी उससे बचेगा, उनका वक्त भी बचेगा, और उनको अपने ही शहर के अंदर वो सारी सहूलत मुयसर होगी, उनको कराची नहीं आना पड़ेगा। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस तरह के बन जाते हैं, तो मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बनाने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसमें आवाम को उनके घर तक सारी सहूलतें पहुंच रही हों, उनके शहरों में, उनके डिविजन में। जी अगर ऐसा होता है, कराची हैदराबाद एक यूनिट बनता है, सूबा बनता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर कभी हुकूमत बना पाएगी सर? सूबा तो नहीं बनेगा, टू बी ऑनेस्ट। वो कुछ इस तरह का डिविजनल सतह पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बन जाएगा, कराची अलग बन जाएगा, हैदराबाद अलग बन जाएगा, और उसमें भी फिर जब इलेक्शंस के हवाले से जो बाइफर्केशन होगी या डेमोकेशन होगी, उसके हवाले से भी बड़ी डिबेट होनी है, उसके बाद जाके इस तरह की कोई चीजें फाइनल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आपने ऐलान किया सूबा बन गया और कल सुबह ऐलान हो गया कि जी कराची आज से नया सूबा है। ऐसा मुश्किल है होना, क्योंकि जाहिर है हर सियासी जमात जो है वो अपने वोटर की सोच के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से, अपने वोटर की अप्रोच के हिसाब से
फैसला करती है, तो पीपल्स पार्टी देखेगी हमारा वोटर क्या सोच रहा है, उसी के हिसाब से पीपल्स पार्टी फैसला करेगी। सही। मक्का माहिदा कितनी बड़ी कामयाबी है, क्या आप सोच रहे थे कि इतनी बड़ी कामयाबी, या मैंने और आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान लीड करेगा मुस्लिम तगड़े ममालिक के इत्तेहाद को और वही दफाई इत्तेहाद को? देखिए, पहली चीज तो ये मक्का माहिदा एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, इज्जत के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये नई चीज नहीं है, ये 1 साल पहले सऊदी अरब के साथ आप कर चुके हैं। अब इसमें टर्की भी शामिल हो गया है, और टर्की का शामिल होना इशारा देता है कि टर्की के ब्लॉक के जो दीगर ममालिक है वो भी शामिल हो जाएंगे इसके अंदर, और ये एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है। और वो सारे, मैं समझता हूँ कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक दिन इस इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएंगे। फिलहाल मक्का, बेसिकली बात जब हम करते हैं सऊदी अरब की, तो हम बात करते हैं मक्का मुकर्रमा की, जी, बात करते हैं उसकी हिफाजत की। तो वो तो हर मुसलमान का फर्ज है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहा हो। जरूरी नहीं है कि उसका मुल्क क्या है, उसकी सोच क्या है, उसका फिक्का क्या है, लेकिन उसकी उसकी जिम्मेदारी है मक्का मुकर्रमा की हिफाजत। और अगर पाकिस्तानी फौज अपनी खिदमत इसके लिए पेश करती है, तो इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है। कि आप मुहाफिज हरमैन शरीफैन भी अब हो गए, खादिम हरमैन शरीफैन के साथ, तो इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए और क्या एक एजाज की बात हो सकती है कि दुनिया हमें मुहाफिज हरमैन शरीफैन के तौर पे याद रखे और इज्जत दे। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं कि कोई ऐसा तरीका जो हैदर नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें जिससे इमरान खान की रहाई मुमकिन हो, या उनके लिए कोई बेहतरी हो, कोई आपकी नजर में ऐसा रास्ता सर? आप बिल्कुल, और क्यों नहीं, आप कौमी धारे की सियासत करें, आप दीगर सियासी जमातों की तरह की सियासत करें। आप रोजाना रियासत को एक नई धमकी नहीं दें, ये लॉन्ग मार्च धमकी है ना। आप रोजाना खड़े होकर रियासत को नई धमकी नहीं दें। आपकी धमकियों में, जब आपने देख लिया 4 साल हो गए, आपकी धमकियों में कोई नहीं आया, और आपकी हर धमकी जो है वो काउंटर हो गई, और आप उससे कुछ हासिल वसूल नहीं कर पाए, तो अभी तक आप मुसलसल जब धमकियों की सियासत करेंगे, तो जो लोग आपके सामने खड़े हैं वो डट के खड़े रहेंगे, वो पीछे नहीं हटेंगे। आप अगर चाहते हैं कौमी, आप चाहते हैं पाकिस्तान के निजाम में वापस आना, आप चाहते हैं इसी तरह निजाम का हिस्सा बने, इसी तरह आपको सारी सहूलतें मिले, इसी तरह आप अपना किरदार अदा करें जिस तरह दीगर सियासी जमातें कर रही हैं, तो आपको कौमी धारे की सियासत में वापस आने के लिए अपना तर्ज अमल बदलना होगा, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे पीटीआई के दीगर ओहदेदारान हो। आप डराकर धमकाकर, आप धमकियां देकर कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में किसी ने भी आज तक डरा धमका के कुछ हासिल नहीं किया। जो लोग डराते थे, धमकाते थे, वक्त ने उनका क्या असर किया वो सबने देख लिया। तो पीटीआई को सीखने की जरूरत है कि अगर वो कौमी धारे में वापस आना चाहती है, 90 से ज्यादा उसके अरकान कौमी असम्बली हैं, तो आप क्यों नहीं करते कौमी धारे की सियासत? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट को अपनी ताकत बनाते, बजाय इसके कि आप बार बार ये धमकियां दें कि हम सड़कों और गलियों को अपनी ताकत बनाएंगे, जिसमें आप कामयाब भी नहीं हो पाते। तो आप क्यों इस तरह का तर्ज अमल रखें कि आपके मुखालिफत जो है वो बढ़ती चली जाए, बजाय इसके कि लोग आपसे हमदर्दी करना शुरू करें। जी, आखिरी सवाल, क्या वजह है कि हैदर नकवी साहब को जितना ज्यादा मीडिया पे होना चाहिए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे नजर आना चाहिए, एक आध शो के अलावा आप नजर नहीं आते? और मैंने ये भी सुना है कि प्रोड्यूसर और एंकर्स कॉल करते हैं, आप रिसीव भी नहीं करते कॉल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारे प्रोड्यूसर्स एंकर्स मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, काबिल एहतराम हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि एक ही जैसी बात हर जगह बैठ के करने का मुझे लगता है कि कोई हासिल नहीं। आप हम्म। एक बात एक दफा कर दें और वो सोशल मीडिया के जरिए दुनिया तक पहुंच जाती है, बजाय इसके कि आप रोजाना 4-5 शोज में बैठ के उसी बात को बार बार कर रहे हो। बेहतर ये कि ऐसे लोगों को मौका मिले। रोजाना कहीं है कि मैं मतलब एंकर्स जब मुझे राब्ता करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वक्त निकाल लूं, अगर नहीं निकाल पाता तो मैं माजरत कर लेता हूँ। जी, माजर कर लेते हैं। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, सलामत या रहें, खुश रहें। काफी लेट आपको तकलीफ दी, इंशाल्लाह ताला गाहे बगाए आपको नो तकलीफ प्रॉब्लम, देते हैं। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू हमारी परवेज भाई, हमारी इंशाल्लाह। आप हमारी कॉल सुन लेते हैं, उठा लेते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी मोहब्बत है। थैंक यू थैंक सो यू भाई, मच। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू थैंक ब्रदर, यू, थैंक थैंक यू। यू।